ये रजा भाई वरना अच्छा अपना ये ख़वातीन हज़रात आज़ाद लबों के साथ फराज दरवेश आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो अफगानिस्तान से अमेरिका का जो निकला है उसका जो स्पिल ओवर इफेक्ट है उसके ऊपर गुफ्तगू होगी कि स्पिल ओवर जो पाकिस्तान पे होगा तो उसके क्या मसाइल होंगे और वो मसाइल नज़र आ रहे हैं। इस वक्त जो मसला है कि अफगान हुकूमत जो है उसके जो बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से वो बड़े ही अफसोसनाक किस्म के बयानात हैं। जिस तरह की हेटरेट, जिस तरह की नफरत वो लोग उगल रहे हैं, डिस्पाइट के पाकिस्तान ने अफगानियों को, अफगान पनागुजीन को इतने अरसे पनाह दी, उसके बावजूद भी अजीब गरीब किस्म के बयान आ रहे हैं। लेकिन जरूर जो अफगान तालिबान का की वहां पर एम्पावरमेंट से जो हमें एक जो खतरा है वो है पाकिस्तान में इंतहा पसंदी बढ़ने का। पाकिस्तान में जो इंतहा पसंद ग्रोह है वो एक्टिवेट हो सकते हैं। तो पाकिस्तान जो इस वक्त कोशिश कर रहा है कि हमने एक माशी तरक्की की तरफ जाना है, जो जिसकी तरफ कुछ लोगों का कहना ये है कि हम गामजन हैं, उसके ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट हो सकता है। उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अच्छा, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, रियाज हक साहब, जिनको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री जो है यानी कि चिप इंडस्ट्री उसके वेटरन भी हैं। तो इनसे ये बात पूछेंगे कि अमेरिका और चीन की जो मसाइल हैं, यानी कि अमेरिका और चीन की जो आपस में जो एक तरह से रिफ्ट जो चल रही है, जो मसाइल चल रहे हैं, उसके अंदर सेमी कंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसका बहुत लेना देना है। यानी कि चीन उसमें तरक्की कर रहा है, चीन उसके उसमें पैटेंट्स आ रहे हैं। अमेरिका की जो एक इजारादारी होती थी इस इंडस्ट्री के ऊपर, और सेमीकंडक्टर वो इंडस्ट्री है कि जी इस इंडस्ट्री ये इंडस्ट्री चलेगी तो आपकी सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलेंगे। आपका सेल फोन हो, चाहे आपकी गाड़ियां हो, चाहे आपके लैपटॉप्स हो, चाहे आपके इंटरनेट के इक्विपमेंट हो, ये सब का सब जो चलता है इसी टेक्नोलॉजी के थ्रू चलता है। यानी कि इस वक्त जो ग्लोबल सेमीकंडक्टर शॉर्टेज आई हुई है वो उसकी वजह से बड़ा रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अमेरिका की बहुत बड़ा इन्हिसार है चीन के ऊपर, क्योंकि वो सब की सब जो मैन्युफैक्चर होती है वो चीन में होती है। तो रियाज साहब, ओवर टू यू सर। पहले जरा 5 मिनट में ये समझा दीजिए कि चीन और अमेरिका के जो मामलात खराब हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ा जो किरदार है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे के ऊपर किसकी इजारादारी होगी, इसका होगा। जरा इसको जरा समझा दीजिए 5 मिनट में, अगर आप समझा जी। सकें। तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जैसा कि आपने कहा, कि तमाम टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। हर चीज जो चलती है आजकल, चाहे वो कारें हों, चाहे आपका सेल फोन हो, चाहे वो सुपर कंप्यूटर्स हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस हों, उन सब के लिए यू नीड एडवांस सेमीकंडक्टर्स। और वो टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें इस वक्त चीन जो है वो काफ़ी पीछे है अमेरिका से और ताइवान से। और वो चाह रहा है कि कैचअप करे और आगे बढ़े। तो अमेरिका जो है उसकी पूरी कोशिश ये है कि वो उनको आगे ना बढ़ने दे। तो उसके कई तरीके इन्होंने अपनाए हैं। एक तो ये है कि अमेरिका को एक चीज में सबकत जो है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जितना भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है जिससे ये चिप्स जो हैं इनको तैयार किया जाता है, खास तौर पे जो फोटोलिथोग्राफी है, डीप अल्ट्रावायलेट है, या जनाब एचिंग है, ये सब चीजें जो हैं ये अमेरिका की कंपनी सबसे ज्यादा एडवांस्ड है। और बाकी जो कंपनीज हैं, जैसे अभी रिसेंटली चीन ने कोशिश की कि ASML एक कंपनी है जो नेदरलैंड्स की कंपनी है, जो बहुत ही एडवांस फोटोलिथोग्राफी इक्विपमेंट बनाती है, वहां से वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको भी अमेरिका ब्लॉक कर रहा है। अच्छा, तो और इसमें इसराइल का भी बड़ा है ना। इसराइल के भी तो बड़े पेटेंट्स हैं, और जो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट जो है उसमें इसराइली कंपनीज भी बड़ी इन्वॉल्व हैं, वो भी बहुत आगे हाँ हैं। है, लेकिन ये है कि ज्यादातर जो बनता है, जैसे आपने नाम सुने होंगे, ये सिलिकॉन वैली की हम्म, कंपनीज हैं। एक बड़ी हम्म, मशहूर कंपनी है KLA टेनकोर जैसे, जी बिल्कुल। या एक है लैम रिसर्च। ये जो है कंपनी, या अप्लाइड मटेरियल्स है, ये सब अमेरिकन कंपनीज है। सबसे ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट जो लेकिन बनता केएलए टेनकोर जो है उसकी जो मैनेजमेंट है या उसकी जो पायनियर्स हैं वो इसराइलीज हैं। है। हाँ, लेकिन वो है तो US बेस्ड कंपनी ना। जी 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 और बिल्कुल। सब जो उनका काम है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह, सब वो यही बनाते हैं। हम्म, और तो ये इस वक्त इनमें आपस में चपकलिश चल रही है। और चीन ये जानता है कि जब तक वो इस चीज में आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक उसकी जो टेक्नोलॉजी की वॉर है उसमें वो कामयाब नहीं हो सकता।
और ये जो है सिर्फ ये आज की ये बात नहीं, ये जो मुस्तकबिल में कौन सबसे बड़ी पावर होगी, कौन सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, या किसकी सबसे ज्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रेंथ होगी, ये सब जो है ये टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे, टेक्नोलॉजी एडवांस पर डिपेंड करेगा। अच्छा राजाक साहब, जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें भी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट चाहिए, सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए होते हैं, जो आपके चिप्स होते हैं, यानी कि अगर मैं लोगों को और समझाऊं कि अगर आप जहाज को भी खोलेंगे ना, जहाज की भी एविएशन और उसके अंदर के इंजन, तो आपको जो नजर आएगा वो मदरबोर्ड होगा, फैब्स होंगी, उसके ऊपर चिप्स लगे हुए, हरे रंग का होता है वो जो चिप्स होते हैं वो सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट है, वो कौन बना रहा है, वो अगर नहीं, वो ही समझ लें आप ब्रेन का किरदार अदा करते हैं। तो रियाज अख्तर साहब, तो डिफेंस में भी यानी कि वही होगा। तो अब तक जो चीन की जो एडवांसमेंट तो हुई है, तो कुछ तो सेमीकंडक्टर उनके पास होगा ना, जो उन्होंने अपना डिफेंस में एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो खरीदते हैं। तकरीबन 70% जो उनकी नीड्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। 30% जो है उनकी जो सबसे जो बड़ी कंपनी है स्मिक कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ चाइना। तो वो जो है ये जो मेजर करते हैं ना, ये इसमें मेजर करते हैं कि क्या साइज है डायमेंशंस का, कितना बड़ा ट्रांजिस्टर का साइज है। तो वो अभी तक अब जो आ गई है अमेरिका में, तो और जो खासतौर पे जो TSMC है, ये तो 5 नैनोमीटर्स बना रहे हैं आजकल साइज जो है। टेक्निकल डिटेल्स में ना जाएं, लेकिन हम अगर लोगों को बताएं तो अब इसमें चीन क्या करना चाह रहा है, अमेरिका किस तरह उसको ब्लॉक कर रहा है। तो अगर ये अभी आप कह रहे हैं कि चाइना बहुत पीछे है, यानी कि अमेरिका बहुत आगे है और ताइवान भी उसमें काफी कैचअप कर गया, तो अगर चीन बहुत पीछे, तो ये जो हम कहते हैं ये सुपर पावर चीन बन गया है और तो अमेरिका को आंखें दिखा रहा है। अब चीन स्पेस ले रहा है, इनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है और कोई लेवरेज खत्म हो गया अमेरिका का। तो उसमें तो आप जो मुझे बता रहे हैं, तो लेवरेज तो अमेरिका का है, अगर अभी भी वो चीजों को कंट्रोल करता है। जी, असल में चाइना का ऐसा है कि जब वो किसी चीज पे फोकस करते हैं टॉप लेवल पे, जी, तो वो उसमें इतनी ज्यादा रिसोर्सेज लगाते हैं, इतना फोकस होता है, इतना कमिटमेंट होता है कि वो अभी तक तो एक्सपीरियंस यही है कि वो कामयाब हो जाते हैं उसमें। अब थोड़ा वक्त तो उनको लगेगा उसमें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वो कामयाब हो जाएंगे। अब मैंने सुना ये कि उनका एक बहुत ही टॉप लीडर है जो शी जिनपिंग के बहुत करीब है, वो हार्वर्ड का ग्रेजुएट है खुद भी, उसको उन्होंने इसका जार बनाया है सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट का, और उसको वास्ट रिसोर्सेज दिए, तुम्हें जो चाहे सब मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, बंदे चाहिए बंदे मिलेंगे, गवर्नमेंट की सपोर्ट जितनी भी चाहिए वो सब तुम्हें अवेलेबल होगी। तो कोशिश उनकी पूरी है। अब देखना यह है कि वो किस हद तक और कितनी जल्दी कामयाब होते हैं। इसमें जाहिर है अमेरिका तो पूरी कोशिश करेगा कि उनको स्लो करे, लेकिन स्लो तो कर सकता है अमेरिका, लेकिन उनको कंप्लीटली स्टॉप और नहीं। इसमें कितना अर्सा लगेगा रियाज भाई, ये अंदाजा? कहना मुश्किल है। मेरे ख्याल में आई वुड बी सरप्राइज कि अगर इनको 5-10 साल लग जाएं अमेरिका से कैचअप करने में और आगे बढ़ने में। अच्छा, लेकिन ये भी रियाज भाई, ये भी बात कही जा रही है कि उनकी इजराइल से बहुत दोस्ती है, चीन की, चीन और इजराइल की दोस्ती बहुत गहरी है, तो इजराइल से भी ले सकते हैं ना, क्योंकि इजराइल के पास तो ये टेक्नोलॉजी है हाँ, सारी लेकिन अवेलेबल। अमेरिका का बड़ा लेवरेज है इसराइल पे। अच्छा, अमेरिका अगर कहे, जैसे अब जैसे TSMC से इन्होंने कहा कि भाई तुम TSMC बता दें, TSMC क्या है जरा लोगों को। TSMC है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जी। कॉरपोरेशन। ये जो बहुत बड़ा इसको कहते हैं फाउंड्री बिजनेस। ये तमाम जो एडवांस चिप्स हैं अमेरिका की कंपनी, जैसे एप्पल का जो है कंप्यूटर, एप्पल के जो चिप्स हैं जो एप्पल आईफोन में जाते हैं या iMac में जाते हैं, वो सब TSMC बनाता है। इसी तरह जो और बड़ी कंपनीज हैं यहाँ, जैसे एनवीडिया है, एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी है, उसके ग्राफिक चिप्स जो है ना बड़े मशहूर हैं, बहुत चीजों में यूज होते हैं। वो उनके जो चिप्स हैं वो भी ज्यादातर TSMC बनाता है। तो अच्छा, TSMC एक तरह से बहुत बड़ा एक वेंडर है अमेरिका के लिए। जी, उन पे इन्होंने ये पाबंदी लगा दी है कि तुम जो चीजें, कोई भी चीज जिसमें तुमने अमेरिकन इक्विपमेंट यूज किया मैन्युफैक्चरिंग में, वो चीज जो है तुम चीन को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, चीन को नहीं बेच सकते हो। यानी अपनी टेक्नोलॉजी बचाने के चक्कर में।
हाँ हाँ, और लेकिन चाइना को ये स्लो करने के लिए। यूजुअली तो वरना एंड प्रोडक्ट पे आप पाबंदी लगाते हैं ना, यहाँ पर ये सप्लाई चेन यूज कर रहे हैं अमेरिकन, कि सप्लाई चेन में जो चीजें हैं, और ये अक्सर यूज करते हैं सप्लाई चेन, अपनी लेवरेज जो है सप्लाई चेन में, इसलिए कि हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट्स अमेरिकन नहीं बनाते हों, लेकिन जो सप्लाई चेन है, जो चीजें चाहिए वो प्रोडक्ट्स बनाने में, उसमें अमेरिकन प्रोडक्ट्स और अमेरिकन इक्विपमेंट का यूज होता है। अच्छा, लेकिन रियाज भाई इसमें चक्कर ये है कि चीन की जितनी भी ग्रोथ हो रही है, यानी कि चीन में अगर आप इलेक्ट्रॉन वो जो ऑटोनोमस गाड़ियां, और अभी चीन जो है ऑटोनोमस गाड़ियों में बड़ा लीड करने लगा है अब तो, टेस्ला के बाद जो है नियो है उनकी गाड़ी, और उसके साथ साथ अगर आप ये देखें कि उसके अंदर उनकी गाड़ियों में या उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजी में जो चिप्स लगे हुए वो तो एनवीडिया के हैं जो कि अमेरिकन कंपनी है, इंटेल के होते हैं जो अमेरिकन कंपनी है, एएमडी के होते हैं वो भी अमेरिकन कंपनी है। अगर ये चिप्स उनके पास ना हो तो वो जो तरक्की उनकी नजर आ रही है वो तो फिर काफी खत्म हो जाएगी ना, अगर ये अमेरिकन स्टॉप कर दें। अब अभी जो इन्होंने अप्लाई, मेरे ख्याल में जो बैन लगाई हुई है वो लगाई हुई है जो बहुत ही एडवांस। अच्छा, लेकिन इसी तरह रियाज भाई, इसी तरह अमेरिका की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, यानी कि चाहे एप्पल के आईफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आईपैड्स की हो, ऊपर से जितने भी यहाँ पर इक्विपमेंट्स आते हैं, उसके अंदर वो ज्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चीन में हो रही है, क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव चाहिए। तो उस तरह से तो चीन भी जो है अमेरिका की सप्लाई रोक सकता है। चीन के पास लेवरेज है। दूसरा लेवरेज चीन के पास ये है कि अमेरिका की आधे से ज्यादा जो प्रोडक्ट बिकती है, ये जो एप्पल है जैसे जी, या जनाब एनवीडिया है, ये तमाम जो कंपनीज हैं, इंटेल है, ये आधे से ज्यादा जो इनकी जो सेल्स हैं कंपोनेंट्स की वो चाइना में है। अगर इन पे ज्यादा इन्होंने कंट्रोल किया और कहा कि नहीं तुम बेच सकते, तो ये तो कंपनियां बैठ सकती हैं। अच्छा, इनका जो इनकी जो तो फिर रियाज भाई दोनों का लेवरेजेस हैं, तो ये मामला किस तरह चलेगा, चीन का, यूएस और चीन का जो मामला हैं? ये मेरे ख्याल में अमेरिका को बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। अभी मैं सुन रहा था पैट गेल्सिंगर को, जो इनके सीईओ हैं इंटेल के, कि भाई इसमें अगर अमेरिका ने जंग शुरू कर दी चीन से सेमीकंडक्टर्स पे, तो उसमें हमारा बहुत नुकसान होगा। अमेरिका का, ठीक है, अमेरिका का, इंटेल का, एप्पल का, एनवीडिया का, जो बड़ी बड़ी यहाँ की टेक्नोलॉजी तो कंपनी। यहाँ पर तो फिर माशी बदहाली आ जाएगी अमेरिका के अंदर। हाँ हाँ, तो ये इसीलिए बाइडेन साहब को बहुत केयरफुली ट्रेड करना होगा। ये ऐसी वॉर है कि जिसमें दोनों बैडली हर्ट हो सकते हैं। तो चलें जी, सबास आपने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अब मैं आता हूं पाकिस्तान के मामले की तरफ। लेकिन ये रियासत चक्कर ये कि अभी जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो फौजी हैं उनकी अमवात शुरू हो गई हैं। हर हफ्ते जो है ट्राइबल एरियाज में हमले होते हैं, 3 से 4 फौजी हमारे जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। अच्छा, जब तालिबान का जो एक स्पिल ओवर इफेक्ट की हम बात करते हैं कि जी हम समझते हैं, जो हमारा कहना है कि जी तालिबान जो हैं वो हमारे एलाइज हैं इन अफगानिस्तान, और वो हमारे जो एलाइज हैं वो पता नहीं हमारे कैसे एलाइज हैं कि कभी वो हमारी बात सुनते हैं, कभी वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं है कि जो दूसरी मुखालिफ पार्टी अफगानिस्तान में नॉर्दर्न अलायंस, यानी अशरफ गनी साहब की जो हुकूमत है, वो तो हमारे एलाइज नहीं है, क्योंकि जिस तरह के वो बयान देते हैं। तो अफगानिस्तान का जो मामला है वो कुछ इस तरह से है कि अगर अफगानिस्तान में सिविल वॉर होती है तो हमारी तरफ वहां की जंग बढ़कर आएगी, और हमारे यहाँ से बड़े लोग हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि तालिबान की तरफ लड़ने के साथ लड़ने भी चले जाएं शायद अफगानिस्तान, जो पहले जाते भी रहे, तारीख भी हमें ये बताती है। और अब मामला फिर कुछ इस तरह से है कि वहां पर इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी है, जो नॉर्दर्न अलायंस या अशरफ गनी साहब की हुकूमत है उनको वो बैक कर रहे हैं, और हमारी जो माशी तरक्की की तरफ जो हम कह रहे हैं हमें गामजन होना है या हम हो गए हैं, पर उसका तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, वही हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। पाकिस्तान के पास मुझे जो नजर आता है कोई स्ट्रेटेजी शायद है ही नहीं, कोई क्लियर स्ट्रेटेजी है ही नहीं, क्योंकि हमें कंफ्यूज नैरेटिव दे रहे होते हैं। कभी हम कहते हैं तालिबान बहुत अच्छे हैं और टीटीपी बहुत बुरी है, लेकिन हमें फिर पता लगता है कि जी टीटीपी जो है और तालिबान ये एक ही है, क्योंकि जब नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग होती है उसमें बताया जाता है कि नहीं, पहले हम कहते हैं टीटीपी हमारी दुश्मन है, इंडिया की एजेंट है, उसको जो है अशरफ गनी साहब उसकी परवरिश कर रहे हैं अफगानिस्तान में। बाद में पता लगता है नहीं, ये तो तालिबान के साथ हैं, ये तो तालिबान को अपना अमीर मानते हैं, इनके कनेक्शन है। तो सर हम किस 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 मतलब एक अजीब और गरीब किस्म की कंफ्यूजन में फंसे हुए हैं, और हमारे मुल्क जो है वो 17 साल के बाद इस जो है ये रोजाना के खुदकुश धमाकों से, हमारे फौजियों के गले ज़िबा हुए, इन सब से निकला है। हम लगता है ऐसा है कि शायद हम उसकी तरफ फिर जो है जा रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि थोड़ा वक्त लगेगा अफगानिस्तान को स्टेबल होने में, लेकिन जो सूरत हाल जो 1990s या इससे पहले थी
वो वापस मेरे ख्याल में नहीं आएगी। अच्छा, इतना क्यों खराब समझते हैं आप? इतना खराब नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उस जमाने में जो तालिबान जब लड़ रहे थे, तो उनकी जो सपोर्ट थी वो बड़ी लिमिटेड थी और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं था, सिवाय पाकिस्तान के या जनाब यूएई और सऊदी अरब, इनके अलावा कोई उनसे बात नहीं करता था। अब जो है तालिबान जो हैं वो भी समझ गए हैं, इतने अरसे ख्वार होने के बाद, मार पिटाई के बाद, कि दे नीड फ्रेंड्स। और उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं, उनके बाकायदा कॉन्टैक्ट्स हैं चाइनीज से, रशियन से, ईरानियन से, कि हम तुम्हारे साथ मिल के रहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और हम सूरत हाल को बेहतर करना चाहते हैं। तो मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि तालिबान जो हैं वो कुछ अरसे में मामले को स्टेबल कर लेंगे अफगानिस्तान में, सिवाय चंद पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस के जो कि नॉर्थ में हैं, जहां ताजिक और उज़्बेक अक्सरियत है। उन इलाकों के अलावा बाकी इलाके जो हैं वो तालिबान के मुकम्मल कंट्रोल में आ जाएंगे, कंसोलिडेट, ख़ास तौर पर वो इलाके कि जो पाकिस्तान के बॉर्डर से करीब हैं, ईस्ट में और साउथ में। अच्छा, लेकिन राज भाई, ये भी बात कही जा रही है ना कि टीटीपी और जो आईएसएस है, ये तालिबान की ही जो लेयर्स हैं उसी के अंदर पाई जाती है, कोई ये बाहर से नहीं आएगी, उसी के उसी नहीं लेयर में नहीं, ये वो लोग पाए जाते हैं। ये बात सही हाँ, है हाँ। कि ये इन्हीं में से लोग छोड़ के इनमें गए हैं, लेकिन अब तो बाकायदा उनकी दुश्मनी है, इनमें जंगें हो रही हैं, आपस में एक दूसरे को मारते हैं ये। तालिबान जो हैं वो आईसिस के साथ जंग हो रही है उनकी। अच्छा, सिर्फ आईसिस के साथ, बल्कि तालिबान की एक और जो इशू है वो ये है, असल में जो टीटीपी है ना, और दूसरी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि चाइनीज इंटरेस्ट को पाकिस्तान में अटैक कर रही है, सिर्फ पाकिस्तानी इंटरेस्ट नहीं है वो। अब जैसे इन्होंने दासू पे जो हमला किया, अब वो चाइनीज इंटरेस्ट है, पाकिस्तानी इंटरेस्ट भी है, चाइनीज भी है। इसी तरह जो चाइना के खिलाफ लड़ने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ETIM, ईस्ट टर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, जो कि वीगर्स हैं बेसिकली, उनको भी फंडिंग मिल रही है कि भाई जाके तुम चाइनीज इंटरेस्ट पे हमला करो। और ये कौन फंडिंग कर रहे हैं? तो अभी जो ये दासू के मामले में तो काफी इस बात का अंदेशा है, अंदाजा, चाइनीज तक यही कह रहे हैं कि इसमें ETIM भी इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान की जो शिफ्ट है फ्रॉम जियो पोलिटिकल तो जियो इकोनॉमिक पिवट जो है, इसका ये फायदा होगा कि एक चीज तो ये है कि चाइनीज इंटरेस्ट ऑलरेडी है पाकिस्तान में, क्योंकि ये जो सीपैक वगैरह बन रही, सिर्फ पाकिस्तान का इंटरेस्ट नहीं है, चाइनीज इंटरेस्ट भी है। दूसरे, अभी जो पाकिस्तान ने एक डील साइन की है रूस के साथ, एक नॉर्थ साउथ पाइपलाइन की, काफी बड़ी डील है वो, $2.5-3 बिलियन की डील है। तो जाहिर है कि ये जो है उस पर भी हमले करेंगे ये लोग जाके, क्योंकि इंडिया तो इस चीज को पसंद नहीं करता। नहीं, तो इंडिया, आप कह रहे हैं कि इंडिया के कंट्रोल में कौन है? टीटीपी है, अफगान टीटीपी को तालिबान कैसे है, कौन कहते है? हैं बाकायदा? ये तो इस तो बात का फिर ये टीटी, मुझे फिर एक चीज समझ में नहीं आती। एनालिस्ट खुद ये बात कह चुके हैं कि टीटीपी को हम लोग फंड करते हैं। हाँ, लेकिन बात यही जो हमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग में जो बात बताई गई कि टीटीपी जो है उनके अफगान तालिबान से रवाबित हैं, और रवाबित होना एक बात है, और वो एक ही इकाई हैं, ये कहा गया ना, मतलब एक इकाई है। ये जो है ना, बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं इनमें आपस में कॉन्टैक्ट्स, कनेक्शंस होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मैं सवाल आपकी तरफ आता हूँ। सर, आपको पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, इस पूरे के पूरा जो मामला इस वक्त अफगानिस्तान में हो रहा है, वो आपको क्लियर नजर आती है पाकिस्तान की पॉलिसी, या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी कुछ क्लियर है? अंग्रेजी में एक बड़ी मजेदार इस्तेलाह है, क्लियर एज मड, के मतलब कीचड़ की जो एक सफाई होती है। नहीं, लेकिन ये तो हो गई मजाक की बात। आपकी बात, मैं भी सुन रहा था, एक तो जिया साहब ने बड़ी जबरदस्त डिस्क्रिप्शन दी ग्लोबल सिचुएशन की भी, और फिर यहाँ पे जो हमारी अफगानिस्तान की बात भी है। उसमें मेरे ख्याल से देखें, इशू ये भी है कि आप उस तरह से देख रहे हैं, यार हमें ये बताया गया और वहां पे ये हुआ और ब्रीफिंग में यार आप जब बैठ के बात करें, जब एक ब्रीफिंग दी जाती है, कोई सरकार या कोई
पॉलिटिकल एंटिटी अपना, जिसको आप कह लें, सिचुएशन बताती है, वो आपको उतना बता रहे होते हैं और उस तरह से बता रहे होते हैं जिस तरह से वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं ना। हम और आप जब बैठ के देखें तो हमें उससे आगे बढ़ना चाहिए कि जैसे अभी रियाज साहब ने कहा कि टीटीपी टीटीए जो हैं, तालिबान अफगानिस्तान की, और टीटीपी, ये एक इकाई, जैसे आपने कहा, जरूरी नहीं है कि सपोर्ट भी कर रहे हो लेकिन इकाई ना हो, है ना। और इस तरह की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स में तो हमेशा से, जिसको आप कह लें, कंपार्टमेंटलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होती है, राइट। जब आप इतनी एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ऊपर से सारे ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, अनलेस कि आप बहुत ही हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पे तो जिसको आप कह लें, मुल्कों का भी तो फर्क है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो आप पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की पॉलिसी एंटिटी बन गई है, नहीं बन गई है, क्या है, मेरे ख्याल से इवॉल्व कर रही है, सिचुएशन इवॉल्व कर रही है। ये लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से कौन से प्लेयर्स हैं, कौन काबू में है, कौन नहीं है। और जैसे आपने देखा, अगर आप अफगानिस्तान को देखें, कि जो लोग एक जमाने में रूस से लड़ रहे थे, वो 90s की सिविल वॉर के आखिर तक रूस की पुष्टपनाही पे काम कर रहे थे। और जैसे आपने कहा, हिंदुस्तान का अगर वो है तो पाकिस्तान की हर बुराई में हिंदुस्तान शामिल है। हिंदुस्तान की जहां बुराई होगी उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट शामिल होगी। तो ये गेम है जिसको कहते हैं ना, ये बेसिकली जो ग्रेट गेम जिसको कहते थे 19वीं सदी में, उसका मॉडर्न वर्जन है। कोल्ड वॉर ने उसको एक खास शक्ल दे दी थी, अब कोल्ड वॉर चली गई है, बीच में तालिबान और ये वॉर अगेंस्ट टेरर की वजह से। मुझे जो चीज जिससे खतरा होता है ना, और मैं रियाज साहब से भी इसका जवाब चाहूंगा। देखें, अमेरिका आया और अमेरिका ने वहां पर जो है जंग लड़ी, 20 साल जंग लड़ी, हासिल कुछ नहीं हुआ अमेरिका को। लेकिन अमेरिका के अंदर कुछ नहीं हुआ, यानी कि अमेरिका वहां पर क्या, अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। तालिबान के साथ जो हुआ, आपको वो भी, बहुत सारे तालिबान भी मारे गए, अफगानिस्तान के कितने लोग मारे गए, लाखों में तादाद जाती है, और अमेरिका चला गया। लेकिन अमेरिका के अंदर, यानी कि विद इन अमेरिकन बॉर्डर, कोई ऐसे मामला नहीं हुए। यहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, या अमेरिका तरक्की कर रहा है, नई इनोवेशन हो रही है, और वो सारे मामला हो रहे हैं यहाँ पर, जो अभी माशी तरक्की से लेकर हर चीज, कोविड को जो है सह लिया। इसी तरह इंडिया है, वो अफगानिस्तान में इन्वॉल्व है। अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो टीटीपी को उकसाता है। टीटीपी जो, जिसपे अब तो खुल के भी बातें आ गई हैं। अफगान हुकूमत जो है, यानी अशरफ गनी साहब की हुकूमत के जो लोग हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, और एक सारे मामला। अगर अफगानिस्तान की हालत खराब होती है तो पाकिस्तान ने 17 साल तक हमारे बच्चे मारे गए हैं, हमारे फौजियों के गले ज़िबा हुए हैं, हमारी शहरों के अंदर बाजारों में धमाके हुए हैं, हमारी इमाम बारगाहों में, हमारे मज़ारात के ऊपर जो है धमाके हुए हैं, हमारे 80,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। तो अफगानिस्तान में जो अगर हालत खराब होती है तो इंडिया के अंदर बच्चे नहीं मारे जाएंगे, इंडिया के स्कूल्स पे उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, इंडिया के जो औलिया अल्लाह के मज़ारात से लेके या उनके जो बाजार हैं उसमें धमाके नहीं होंगे। पाकिस्तान के अंदर इन सारे धमाकों का चांस है। इंडिया तो गेम तो अपना खेलता रहेगा, अमेरिका भी अपना गेम खेलता रहेगा, लेकिन अमेरिका के अंदर विद इन जो है अमेरिकन बॉर्डर या विद इन इंडियन बॉर्डर जो है वो मामला उस तरह से खराब नहीं होंगे जिस तरह पाकिस्तान में हुए और वापस से होने के चांसेस हैं। ये जो खतरा है ना, ये सब में ज्यादा पाकिस्तान के लिए, किसी और मुल्क के लिए खतरा नहीं है ये। तो बिल्कुल, मतलब ये तो कोई कहने वाली बात है, ये तो है ना। मतलब वही बात है कि जब भी कोई जंग होती है या कोई मामला बनता है तो कुछ लोग, कोई एंटिटीज या लोग होते हैं जो उसके बीच में होते हैं, कुछ थोड़े से दूर होते हैं, कुछ थोड़े से और दूर होते हैं। तो एक्चुअल जो जंग हो रही है, जो हॉट वॉर हो रही है, वो अफगानिस्तान के अंदर हो रही है। उसका फर्स्ट लेवल जो मलबा गिर रहा है वो पाकिस्तान पे गिर रहा है, और किसी हद तक थोड़ा सा ईरान और उज्बेकिस्तान, तुर्किस्तान तक जाएगा बस। लेकिन और फिर थोड़ा सा और पीछे हट के इंडिया है, और अमेरिका बहुत। तो इंडिया के पास तो लेवरेज है ना, बिल्कुल इंडिया के पास तो फिर लेवरेज है। इंडिया तो वहां पर जो भी काम करेगा उसका जो मलबा है वो इंडिया के ऊपर नहीं आएगा। इंडिया बहुत ज्यादा भी अगर हुआ तो थोड़ा बहुत कश्मीर तक आ गया तो आ गया बस। हाँ, लेकिन अब डायरेक्टली मलबा नहीं आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली पाकिस्तान के रिएक्शन की सूरत में, या जैसे पाकिस्तान पे भी मलबा एकदम डायरेक्टली तो नहीं आता, लेकिन रेफ्यूजीज की सूरत में, आर्म्स ट्रेड की सूरत में, हमारी अपनी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के सूरत में असर आता है ना पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की वॉर का। उसी तरह से इंडिया के ऊपर एक सेकंड लेवल होगा। 17 तो नहीं साहब, 40-42 साल से चल रहा है। सही कह रहे हैं। तो उसमें हमारा तो नुकसान ही हुआ है, लेकिन इंडिया का तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। इंडिया की तो अब ये हमारा नहीं हुए। अब वही बात आप जो कह रहे हैं, हमारा की भी तो डेफिनेशन है ना यार। पाकिस्तान में रियासत जो हो गई, एस्टेब्लिशमेंट हो गई, अवाम हो गई, सियासतदान हो गए, सबका अपना अपना फायदा नुकसान है इसमें।
हाँ राइट, जो रियाज लोग साहब मतलब जी लोगों ने बहुत बहुत पैसे बनाए हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यून बनाए हैं इस मामले पे, और लोग एकदम जिसको कहते हैं बर्बाद हो गए हैं इस मामले में। रियाज साहब आपकी तरफ कि इंडिया का जो भी इंडिया कर रहा है, इंडिया के ऊपर उसका स्पिल ओवर नहीं होने वाला, वो कहीं बाहर जाके एक अपने बॉर्डर से दूर जाके जंग लड़ रहा है अफगानिस्तान में। पाकिस्तान के ऊपर तो स्पिल ओवर होना है ना, हमारे तो बच्चे मारे जा रहे हैं, हमारी तो माशी ग्रोथ जो है वो स्लो हो सकती है हमारे साथ नहीं, तो। असल में हाँ ये जो पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, जियो इकोनॉमिक जिसको कह रहे हैं, ये बहुत आई थिंक बहुत ही यूजफुल स्ट्रैटेजी है अगर इसको कामयाबी से चलाया जा सकता है, चलाया जाए। इसमें कोशिश इनकी ये है कि दूसरे मुल्कों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पाकिस्तान में बनाए जाएं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान के लिए खड़े हों जब पाकिस्तान जो है वो अंडर अटैक हो फ्रॉम इंडिया। आपको पता है ना कि बहुत ज़्यादा एसिमेट्री है पाकिस्तान में और इंडिया में। तो इंडिया जो है इतना बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान उसके मुकाबले में छोटा सा। इंडिया की रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। तो इंडिया की जो कैपेसिटी है पाकिस्तान को हर्ट करने की, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के मुकाबले में। एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो खुद भी डिपेंड करता है दूसरे मुल्कों पे। अब जैसे रूस पे डिपेंड करता है, वो अपने हथियार वगैरह वहां से खरीदता है, या जनाब चीन पे डिपेंड करता है, चीन से उसकी बहुत ट्रेड होती है। और चीन ने अभी जो उनकी अच्छी खासी पिटाई की है लद्दाख में, ये समझ रहे थे कि ये जो आर्टिकल 370 है इसको ये रिवोक करके कुछ नहीं होगा इनको, उसका चीन पे भी असर पड़ा। आर्टिकल 370 जो चीन को भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और अगर इंडिया ऐसे हथकंडे यूज करता है कि जनाब ये टीटीपी को यूज करे या ईटीआईएम को यूज करे या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को टू अटैक चाइनीज और रशियन इंटरेस्ट, तो उसका ब्लो बैक होगा इंडिया के ऊपर भी, ऐसी बात नहीं है। अच्छा लेकिन रियाज साहब एक हमारे साथ एक और भी मसला है ना, अगर वहां पर सिविल वॉर सिचुएशन अफगानिस्तान में होती है, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी तो वो एलिमेंट्स मौजूद हैं, चाहे वो पंजाबी तालिबान की सूरत में हो, चाहे मदारिस का जो पूरा नेटवर्क है जो कि एक्टिवेट हो सकते हैं। अभी हमने देखा गिलगित बल्तिस्तान से जो है वीडियोज आना शुरू हुई और कहा जा रहा है कि शायद वही लोग जो कि गिलगित बल्तिस्तान में टीटीपी के जो अमीर हैं वो लोग शायद उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो डासू में हमला हुआ। तो इस तरह की वीडियोस हमारे यहाँ तो कोयटा के अंदर पूरी की पूरी रैलीज निकल रही होती थी टीटीपी के हक में। हमारा तो ये सेलिब्रेशन हो रही होती थी टीटीपी के हक में। पाकिस्तान में कराची के अंदर ये एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो सर हमारे यहाँ तो ये इंटरनल मामला भी तो है, अगर ये एक्टिवेट हो नहीं, जाते वो हैं। मेरे ख्याल में वो फ्रेंज एलिमेंट्स हैं, इतना उनकी मेन स्ट्रीम में कोई ऐसी खास सपोर्ट नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अफगानिस्तान को तालिबान जो हैं, अफगान तालिबान, वो उसको स्टेबलाइज कर लेंगे, पर्टिकुलरली गिवन द फैक्ट कि इस वक्त जो है वो अकेले नहीं हैं। उनको चाइना के साथ बड़े करीबी उनकी बातचीत हो रही है, ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, रूस के साथ बढ़ रहे हैं। रूस का एक एनवॉय है ज़मीर कबूलॉफ, वो तो बड़ी खुल्लम खुल्ला अफगान तालिबान को सपोर्ट करता है। अच्छा ये बताएं कि जो अशरफ गनी साहब की हुकूमत है ये तो खुल के पाकिस्तान की दुश्मनी पे जो नहीं, है लेकिन टूट ये के आ लोग गए तो हैं। रेलेवेंट हैं, ये तो पपेट गवर्नमेंट है, थोड़े दिन में ये खत्म हो जाएगी। नहीं ये कैसे कह सकते हैं मनी आप सर? डजंट मैटर। नहीं ये कैसे कह सकते हैं आप, क्योंकि अरे अभी तो भाई, इसका दे रैपिडली लूजिंग टेरिटरी अमेरिका चला गया है वहां से उनको छोड़ के, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। हो सकता है कि चंद महीने लग जाएं, हो सकता है साल लग जाए, लेकिन दे विल बी गॉन। तो आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत पाकिस्तान के लिए बेहतर है बनिस्बत किसी और भाई के? देखे ना, आपके पास चॉइस क्या है और किसको हम्म। किसको आप सपोर्ट करेंगे? अब अशरफ गनी तो आपका दोस्त नहीं है, ताजिक और उज़्बेक तो आपके दोस्त नहीं हैं। तालिबान जो हैं वो रिलेटिवली यू नो दे आर लेस हार्मफुल टू पाकिस्तान देन दीज अदर गाइस। तो यू हैव टू डिसाइड अच्छा कि लेकिन आप वैसा आप किसके साथ अच्छा यू कैन लर्न टू लिव विद हु। अच्छा, हाँ चाइना जो है इसमें इसकी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगी। ये अगर ये फर्स्ट की जब बन जाता है मामला, ये ये स्टेबलाइज कर लेते हैं तालिबान अफगानिस्तान को, तो वो अपना पैसा वैसा लगाएंगे वहां पर, उनको हेल्प करेंगे वो। रशिया भी मेरे ख्याल में इन्वेस्ट, क्योंकि इन सब का इंटरेस्ट है। तालिबान उसको, चाइना को ये फिक्र है कि ये जो वाखान कॉरिडोर है
उसके दूसरी तरफ ये है शिनजियांग। फिर रशिया जो है वो अफेक्ट होता है जो कुछ होता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स में। इवन अमेरिकन्स आर इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग टू हेल्प। अभी आपने सुना थोड़े दिन पहले कि जनाब अमेरिका ने लीड किया, एक क्वाड बनाया है वहां पर जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल हैं और यूएस। और ये जो इनका एनवॉय है क्या नाम है, ज़ाल्मे खलील सर, वो वहां पर पहुंचा हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे और भी थे। तो ये बड़ी कोशिशें हो रही हैं। असल में ये किसी के भी इंडिया का तो इंटरेस्ट नहीं है कि वहां पर ऐसी सूरत हाल रहे कि वो अपना वहां उसको यूज कर सकें पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन जो बाकी मुल्क हैं वो नहीं चाहते कि वहां पर ऐसी सूरत हाल हो, क्योंकि वो सबके लिए खराब है। अच्छा सवाल ये जो रियाज भाई ने बात कही कि जी अफगान तालिबान शायद बेहतर हो, उसमें बड़े लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये भी हैं जो कि हमारे यहाँ का एक लिबरल तबका कह रहे हैं कि आपने अगर अफगानिस्तान तालिबान वहां पर आ गए तो फिर आपके मुल्क के अंदर जो एक तालिबान की ऑर्गेनाइजेशन कह लें या मूवमेंट जो है ये यहाँ पर ही मुतहर्रिक हो सकती है और यहाँ पर भी इसी तरह के मॉडल की डिमांड हो सकती है जो कि 90s में शुरू हो गई थी। यार इसमें मैं आपको एक्चुअली आपकी इस बात को ना दूसरी वाली बात से भी मिलाऊंगा कि पाकिस्तान में इंटरनली क्या असर पड़ेगा, राइट। अब इसमें यहाँ पे मैं रियाज साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि ये फ्रिंज फैक्टर है। ये पाकिस्तान में फ्रिंज फैक्टर नहीं है। इसका पाकिस्तान की ना सिर्फ जैसे आप कह रहे हैं बाकायदा आर्म्ड इंसर्जेंसीज और आर्म्स का जो एक सिलसिला है वो हो सकता है फ्रिंज तक रखा जा सके, लेकिन उसका जो पाकिस्तानी सोसाइटी पे, हमारे मुआशरे पे जो असर है और जिसको आप कह लें इंटेलेक्चुअल मतलब समाजी एक असर है, सोशियोलॉजिकल असर है, वो भी है। जैसे हमारे यहाँ आखिर को 1980s से लेके 80s 90s में जो अफगानिस्तान में हो रहा था और 80s में एंटी सोवियत यूनियन था, 90s में तालिबान था, उसका तो हमने तो फर्स्ट हैंड आपने भी देखा है कि पाकिस्तान में क्या असर पड़ता है। अभी पिछले इस हफ्ते में हमारे क्लासमेट ने ये बात कही कि देखो ये फॉर एग्जांपल कि भाई अमेरिका जो है जिन लोगों ने इनकी मदद की थी, ट्रांसलेटर्स वगैरह, उनको मदद कर रहा है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि ये मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि ये लोग क्या करते, तो उस पर वेरी सिंपली, और ये वो लोग नहीं है जो आइडियोलॉजिकली तौर पर, नजरियाती तौर पर तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं तो बुग़्ज़ मुआविया में या अमेरिका के उसमें ही रिएक्शन में तालिबान को सपोर्ट करने लगते हैं। फिर वहां से, और फिर आपको पता है हमारे यहाँ आइडियोलॉजिकली मतलब जिसको आप कह रहे हैं मजहबी तौर पे और नजरियाती तौर पे लोग राइट ऑफ सेंटर है। हमारे तो प्राइम मिनिस्टर को भी कहा जाता था कि उनकी भी, और माफ कीजिएगा इट इज अ फैक्ट, उनकी कुछ एटीट्यूड्स और कुछ उनके नुक्ता नजर जो है वो तालिबान से मिलते हैं, लेकिन उसमें मतलब ये सब चीजें जो है ये सब इतनी सिंपल नहीं है। असर इनका पाकिस्तान पे होना है और पाकिस्तानी सोसाइटी पे होना है कि किस तरह से ये जिसको कहते हैं ना दाएं बाजू की, जिसको कहते हैं ना फेनेटिसिज्म कह लीजिए या इस्लामी नजरिया कह लीजिए, उसका एक असर पाकिस्तान पे पड़ेगा। ये तो एक बात होगी। और उसमें फिर जैसे आपने कहा कि इसका कहां तक जाएगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा बुरा होगा। देखिए इस वक्त जैसे रियाज साहब ने कहा, इस वक्त तालिबान से सब बात कर रहे हैं, तो अब तो ये भी कहना, और ये मतलब जाहिर है पाकिस्तान के बाहर एक बड़ी अजीब सी चीज होती है कि बाकी सब लोग तो तालिबान से बात कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तान कर रहा है तो गलत बात है। अब उसमें एक उनसर है, पाकिस्तान जिस तरह से पाकिस्तान ने तारीखी तौर पे तालिबान के साथ कोऑर्डिनेट किया है वो प्रॉब्लमेटिक था, लेकिन इस वक्त तो तालिबान अफगानिस्तान की हकीकत है। उनके साथ किस तरह से डील करना है, उनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है कि नहीं जा सकता है, वो पाकिस्तान का एक रोल है और पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की आवाम भी उसमें शामिल है कि हम बाकायदा उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और फिर वही जैसे रियाज साहब ने कहा कि अफगानिस्तान की अब जब तालिबान इतना वहां पे उनका गलबा हो गया है तो अब उनके साथ काम करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, ऑल्टरनेटिव क्या है। अगर तालिबान ना हो तो आपने देखा था कि तालिबान टेक ओवर मतलब रूसी फौजों के जाने से लेके और तालिबान के गलबे तक पहली दफा जो हाल था अफगानिस्तान का, जो सिविल वॉर हुई थी, दैट इज द ऑल्टरनेटिव। मतलब वही बात है ना, डेविल इन द डीप ब्लू सी वाली बात है हमारे नुक्ता नजर से कि तालिबान एक बहुत
सो कहते हैं ना प्रॉब्लमेटिक। अच्छा, लेकिन जो नॉर्दर्न अलायंस कह लें या अशरफ गनी साहब की हुकूमत है, मैं वो तो यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन उनका जो नैरेटिव है या उनका जो एक्सप्लेनेशन ये होती है कि भाई ये तालिबान कुछ नहीं, ये सब पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है, ये पाकिस्तान की वजह से है, पाकिस्तान ना हो तो ये ना हो। यार इसमें मैं फिर वही कहूंगा कि ऐसे किसी भी कोल्ड वॉर की भी एक लेसन ये है कि इस तरह की कोई भी ताकत या कोई भी चीज जब उठती है तो आप उसको बनाते नहीं है, आप देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है और सपोर्ट करते हैं। अमेरिका ने भी किया है, सऊदी अरब ने भी किया है, इंडिया ने भी किया है कि वहां पे कौन कौन सी ताकतें, कौन कौन से प्लेयर्स हैं, किसको हम सपोर्ट करें, किसको, किस घोड़े को हम पुष्पनाई करें, किसकी ना करें। तालिबान तो है। अब उसमें यस, पाकिस्तान की स्टेट एस्टेब्लिशमेंट ने उनको खासा सपोर्ट किया था शुरू में, और उससे फिर वही बात है कि लॉ एंड ऑर्डर वाली जो बात होती है कि स्टेबिलिटी तो आ गई, लेकिन एक बड़ी बिग प्राइस पे स्टेबिलिटी आई। उससे पहले जो सिविल वॉर आई थी वो केओस था। तो अब देखना ये होगा कि ये, जैसे मैंने कहा, ग्रेट गेम फिर से शुरू हो गया है, और इस दफा खुल के दो कम से कम बड़े बड़े नए प्लेयर्स हैं, चीन और इंडिया। और इंडिया प्लेयर है, हम पहले मानते नहीं थे, खुल के बात नहीं करते थे कि इंडिया क्या कर रहा है, अब इंडिया भी प्लेयर है, खुल के सामने आ गया। अब देखिए उसका क्या होता है। सो ये अब अफगानिस्तान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा। तालिबान का गलबा, रियाज साहब भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, बड़ा जिसको कहते हैं कि पुख्ता तरह से उनका एक गलबा हो गया है। जो, और जैसे रियाज साहब ने कहा कि जो गवर्नमेंट कोट एंड कोट अफगान गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अमेरिका की पुष्पनाही पे बैठी हुई थी। वो कितने दिन, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, कितने दिन रह पाएगी और कैसे रह पाएगी। और ये मॉडल पुराना है, आप बहादुर शाह जफर तक जा सकते हैं कि एक जब सुपर पावर आके किसी को सपोर्ट करती है या एक खास तरह से उठाती है। अच्छा, मैं अफगानिस्तान में रियाज साहब आपकी तरफ बिल्कुल आखिरी की तरफ जा रहा हूं। मैं रियाज साहब, ये हमारे जो एनएसए हैं, डॉक्टर मुईद यूसुफ, जो हम लोग सबके दोस्त भी रहे हैं अभी भी, डॉक्टर मुईद यूसुफ का कहना यह है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को जो है सेंचुरी बनाया हुआ था दहशतगर्दी की। अब उसमें उनकी तरफ उनका जो इशारा है वो टीटीपी वगैरह इन सब की तरफ है। तो अब जो मामलात हैं, अब ये एक जो सिविल वॉर, जिसमें आपका कहना ये है कि अशरफ गनी साहब की हुकूमत में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जब उनको इंडिया की इन सबकी सपोर्ट मिले तो वो सिविल वॉर सिचुएशन वहां हो जाए। अभी तक देखें ना, कोई जंग तो हुई नहीं है, काबुल तो अभी भी टेक ओवर नहीं हुआ है, और बड़े सारे इलाके जो टेक ओवर नहीं हुए हैं, और वहां पर अभी जंग तो स्टार्ट ही नहीं हुई है। और अगर जंग हो जाती है तो फिर पता लगेगा कि किसमें कितना दम है, और अल्लाह ना करे वहां पर जंग हो, मामला जो है सुलह सफाई से हल हो जाए। लेकिन और अब तो इनके मुज़ाकरात शुरू भी हो गए हैं, दोहा में अशरफ गनी साहब की हुकूमत और तालिबान के भी मुज़ाकरात आपस में हो रहे हैं। और तालिबान को जो कहा जाता है कि तालिबान जो है ये वहां पर मेजॉरिटी है, तो ये भी, इसका भी अभी कुछ पता नहीं है। वो तालिबान कभी भी कोई जमहूरियत से तो आई नहीं, या उनको कभी कोई वोट तो पड़ा नहीं है। तो ये कहना कि जी नहीं, वो चूंकि पश्तून ज्यादा है लिहाजा जो है वो तालिबान ज्यादा है, तो ये तो एक गलत नैरेटिव और बयानिया जो है पेश किया जाता है, जिससे मैं तो डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि अशरफ गनी साहब भी पश्तून है, अशरफ गनी साहब की हुकूमत में पश्तून बैठे हुए, हामिद करजई साहब भी पश्तून थे। तो ये कहना कि जी क्योंकि पश्तून ज्यादा है लिहाजा तालिबान की मेजॉरिटी है, ये भी तो एक हमारे यहाँ गलत बयानियां भी तो प्रमोट की जा रही है पाकिस्तान में। खैर, सवाल ये है आपसे सर कि अगर इंडिया सपोर्ट करता है तो अशरफ गनी साहब की जो पूरी जो वहां की जो फौज है, और उसके बाद अमेरिका भी सपोर्ट कर सकता है, यानी कि एयर पावर तो अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है उनको अगर वहां सिविल वॉर होती है। अभी हाल ही में एक साहब हैं कार्टर मैल्केजियन, जो यूएस मिलिट्री एडवाइजर रहे हैं, डनफोर्ड के एडवाइजर थे। तो उनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कोट है कि जब 200 अफगान फौजी 50 तालिबान के सामने हथियार डाल देते हैं तो इसमें पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप जो कह रहे हैं कि जंग होगी, जंग किसके दरमियान होगी? तालिबान और अफगान फौज के दरमियान? मेरे ख्याल में कोई जंग वंग नहीं होगी, हुई भी तो बड़ी क्विकली ये लोग उनको ओवरकम कर लेंगे। ज्यादातर तो वो वैसे ही भाग रहे हैं अफगान फौजी जो हैं, कुछ जो हैं सुना ताजिकिस्तान चले गए, कुछ इधर उधर भाग रहे हैं, कुछ जो हैं वो हथियार डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये मामला जो है ना, इसको बहुत बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि यार ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मेरा अंदाजा ये है कि ये बड़ी क्विकली तालिबान जो हैं ये इनको ओवरकम कर लेंगे अफगान फौज को। और जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो तो वैसे ही बहुत ही, वो तो सब रैट्स हैं ज्यादातर, उनको वैसे भी लोग भी पसंद नहीं करते हैं।
तो वो भी गायब हो जाएंगे। तो सर तालिबान को भी तो लोग पसंद नहीं करते हैं। काबुल में अभी जहां पर जो सर्वे देख रहा था मैं, और वहां पर लोगों से पूछा जा रहा था, वो तालिबान को भी तो नहीं पसंद करते वो। नहीं, लेकिन उनकी सपोर्ट, तालिबान की सपोर्ट हो या ना हो, तालिबान की जो स्ट्रेंथ है वो तो वेपन्स की है ना। वो लड़ते हैं और उनके पैशन है, वो लड़ते हैं, वो भागते नहीं हैं, मर जाते हैं लेकिन लड़ते हैं अपने, जो भी उनका बिलीफ है, आप उसको माने या ना माने, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन जो चीज भी है, जिसके लिए भी है, वो लड़ते हैं, खड़े होते हैं, जाने देते हैं। अच्छा, ये रियाज साहब ये पाकिस्तान सब का जो है ना, जान देने वाले लोग नहीं है, तो भागने वाले लोग हैं बाकी जो है। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा, तो ज्यादा वॉर हार्डेंड है तो वो तो और खतरनाक है उनसे डील करना। अगर उनकी हुकूमत आ जाती है तो उनसे डील करना मुश्किल है। नहीं, लेकिन ये है कि आप उनके साथ डील कर सकते हैं, इसलिए कि उनके भी दूसरे इंटरेस्ट हैं। वो भी चाहेंगे कि कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो उनके मुल्क में, वो भी चाहेंगे कि कुछ स्टेबिलिटी अच्छा, हो। राज भाई, ये आप भी से एग्री करते हैं कि टीटीपी, आईएसआई, ये सारे के सारे जो लेयर्स हैं ये विद इन तालिबान ही मौजूद हैं और इनसे इनसे धड़े अलग नहीं, होते अब रहते हैं, झगड़े होते रहते हैं। जो ऑर्गेनाइज तालिबान ग्रुप है उसमें ये शामिल नहीं है। ये लोग ऐसे लोग हैं कि हु एट सम पॉइंट लेफ्ट द तालिबान। ये फैक्शनलाइजेशन तो होता है ना, कोई बहुत नहीं, बड़ी लेकिन अगर ये जो अच्छी लेयर है, जो ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की है, उसमें अच्छी कुछ लेयर लोग है। जो हैं वो छोड़ के चले गए हैं, किसी वजह हाँ, से नाराज हो गए हैं, अच्छा, ये जो आईसिस में चले गए हैं। हाँ, तो रियाज साहब, अगर ये ऊपर की जो अच्छी लेयर है तालिबान की, जो इस वक्त दोहा में मुज़ाकरात कर रही है, इन्हीं की लेयर के अंदर जब इस तरह के लोग जो छोड़ छोड़ के जाते भी रहे, कुछ अभी भी शायद मौजूद हो, वो अगर उस लेयर को रिप्लेस करके ऊपर आ जाते हैं इनको मार मूर के, तो सर हमारे लिए तो बड़ी खतरनाक बात है नहीं, इस तरह से ये के बात लोगों से डील सही है करना। कि अगर इनमें आपस में फूट पड़ जाती है हम्म। तो वो तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान जो है ना, वो इतने दिन से लड़ रहे हैं, अब उनके पास पावर आने का इम्कान है, तो वो मेरे ख्याल में आपस में लड़ेंगे नहीं। वो लड़ेंगे दूसरे वॉरलॉर्ड से, वो लड़ेंगे अच्छा, इससे गुलबुद्दीन हिकमतयार से, वो लड़ेंगे अलीपुर से, वो ठीक है जी। लड़ेंगे दोस्तम से, वो लड़ेंगे इस्माइल खान से, लेकिन आपस में शायद नहीं लेकिन इससे आप एग्री करेंगे पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में खतरे हैं? नहीं, खतरा तो है। यानी हम्म। ये कभी भी आप नहीं कह सकते कि इट्स ऑल क्लियर, इट्स नॉट ऑल क्लियर। पाकिस्तान विल हैव प्रॉब्लम्स, लेकिन पाकिस्तान को मैनेज करना होगा। खास तौर पे पाकिस्तान अगर रूस और चीन और ईरान के साथ मिलके सिचुएशन को मैनेज करेगा तो ये हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो स्पॉइलर है ना, वो सिर्फ इंडिया है। अगर आप इंडिया को बाहर रखें तो ये बाकी सब लोगों के साथ आप डील कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सिचुएशन। नहीं तो इंडिया से भी आप डील करिए, कोई मुज़ाकरात अगर हो जाए तो हो नहीं सकता है नहीं, वो भी वो न्यूट्रलाइज कर वहां लें। पर कोई इम्कान नहीं। बात तो आपने देखा मोदी साहब का जो एटीट्यूड है, ये जो पूरी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, ये लोग जो है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी डील, एनी पीस और एनीथिंग। अच्छा, मैं रियाज साहब आपसे बिल्कुल आखिर में अब एक सवाल करूंगा। ये पाकिस्तान में एक कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, और वो कंट्रोवर्सी ये है और कि जो मुहिब, हमदुल्ला मुहिब जो हैं, अफगानिस्तान की हुकूमत का जो हिस्सा है, वो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने बड़े खतरनाक और बड़े बेहुदा किस्म के बयान दिए, निहायत ही निचले दर्जे के बयान दिए, जिससे उनकी जहनीत की छोटी, जो उनकी घटिया जहनीत है, उसका अंदाजा हुआ कि किस तरह के कमीने किस्म के लोग अफगानिस्तान की हुकूमत में शामिल हैं। एक छोटी जहन के आदमी, और ये वो आदमी है जो कि पाकिस्तान में रहा भी है और पाकिस्तान में इसका खानदान भी रहता है, इसकी फैमिली भी रहती है। ये अमरुल्लाह साले जैसे लोग, इनसे कुछ दिन पहले हमदुल्ला मुहिब से मियां नवाज शरीफ साहब मिले और उसके ऊपर एक मसाइल शुरू हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पे एक जो है गद्दार कहा जा रहा है मियां नवाज शरीफ को, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। आप एग्री करते हैं मियां नवाज शरीफ का मिलना कि नहीं करते? इट्स वेरी पुअर जजमेंट कि आपको पता है ऐसा शख्स है जिसके ऐसे व्यूज हैं जो आपके मुल्क को तबाह खाना कहता है, और आप जनाब उससे मिल रहे हैं, खास तौर पे ऐसी सिचुएशन के बाद जबकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि इनके साथ कोई हमारा कांटेक्ट नहीं होगा। तो वो कोई वो ऑप्टिक्स जो है ना उसकी, वो अच्छी नहीं थी। अच्छा, लेकिन उनका कहना ये है कि भाई इनसे तो पहले इसी तरह के लोगों से पहले हमारे यहाँ के हाँ, लेकिन दैट मुख्तलिफ वाज लोग मिलते बिफोर ही रहे। सेड ऑल ऑफ दीस थिंग्स। यही फर्क है ना, टाइमिंग का फर्क है। अच्छा जी, सभात आप किस तरह देखते हैं मियां नवाज शरीफ का यार मिलना? इसमें रियाज साहब की बात सही है कि द ऑप्टिक्स ऑफ इट, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, द ऑप्टिक्स आर बैड। लेकिन मतलब नवाज शरीफ इज अ मेजर ऑपोजिशन लीडर और एवरीवन इज टॉकिंग टू एवरीवन एंड एवरीवन शुड टॉक टू एवरीवन, राइट? लेकिन उसमें ऑप्टिक्स बुरी हैं। अब ऑप्टिक्स तो लेकिन और जगह भी बुरी है ना। इसको मेरे नजदीक तो मामला ये नहीं है कि हुआ क्या, मेरे नजदीक मामला ये है कि इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, राइट? नवाज शरीफ को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर वो पीएमएलएन वाले इन रिएक्शन
इमरान खान को काउंटर डिस्क्रेडिट करने के चक्कर में वो कहते हैं कि देखो ये तो मोदी के बारे में ये कहता था और ये वाले साहब भी इनके हमदुल्ला मुहिब के साथ मिले हैं, अमरुल्लाह साला के साथ मिले, तो वो दिस इज पॉलिटिक्स, राइट? तो इसमें मेरे ख्याल से इसकी कोई जो कहते हैं सब्सटैंशियल हस्ती नहीं है इस पूरे डिस्कशन की। अच्छा जी, ठीक है जी। ख़वातीन हज़रात, आपने सबकी गुफ्तगू सुनी और अब हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। मैं बिल्कुल एंड में ये बात और ये दुआ के साथ मैं इसको एंड करूंगा कि पाकिस्तान के लिए वाकई खतरात हैं, हमारे यहाँ अंदरूनी भी वनरेबिलिटीज़ हैं, अंदरूनी भी मामलात हैं, बैरूनी भी मामलात हैं। उम्मीद करते हैं कि जितना भी ये चीज़ें जो अनफोल्ड हो रही हैं काफ़ी तेज़ी से, ये जो है पाकिस्तान के लिए खैर आफियत रहे, अमन रहे। और अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। आपके सबके मैं कमेंट्स नहीं ले सका, मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में कुछ लड़ाई झगड़े भी चल रहे हैं। अपनी आरा से हमें आगा करते रहिए, कोशिश करेंगे अगले शो में हम कमेंट्स भी लें। फराज दरवेश को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।